मेरे नौजवान साथियों, मैं आज आपको पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बातचीत कर रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ये बात भारत के संदर्भ में कहा गया है, इस दुनिया में यदि कोई अमर चीज़ है तो भारतवर्ष का ग्राम व्यवस्था। ग्राम व्यवस्था पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्यों भाई? इसलिए इतना अधिक ग्राम है, 5 लाख ग्राम है, क्योंकि यहाँ विकास अभी नहीं हो पा रहा है। और जब विकास नहीं हो पा रहा है तो ये ग्राम शहर का रूप धारण करने में असमर्थ है। लेकिन धीरे धीरे अब विकास की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि शहरी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होते चली जा रही है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में क्या बात है। देखिए, तो हम लोग लिखते हैं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का जो विषय है, विषय ये है ग्राम पंचायत, पंचायती राज। ये है पंचायती राज व्यवस्था, व्यवस्था, या हम लोग इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो टॉपिक आपका पड़ जाता है, टॉपिक लोकल सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इन इंडिया। तो इसी पर आज हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। ऑन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लेन। किस पर हम लोग विचार करेंगे? यही पंचायती राज व्यवस्था पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, यदि प्राचीन भारत में इसकी स्थिति को देखा जाए, कहाँ देखा जाए भाई? प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में यदि इसके इतिहास को उल्टाया जाए, इसके किसको उल्टाया जाए, इसके इतिहास को आप यदि देखते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं दो चीज़ पाते हैं। यहाँ पर क्या पाते हैं भाई? एक चीज़ यहाँ पर पाते हैं चोल साम्राज्य में। ये क्या पाते हैं? ये चोल साम्राज्य में, ये चोल साम्राज्य में चोला डायनेस्टी, ये है चोला, ये डायनेस्टी, ये है चोला डायनेस्टी में पाते हैं। तो चोला डायनेस्टी में क्या चीज़ का वर्णन था? वह है स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। इसमें स्थानीय, यही स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। इसमें स्थानीय स्वशासन का इसमें क्या दिया गया है, ये वर्णन किया गया है, ये वर्णन किया गया, ये वर्णन किया गया है। यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ किया गया है? चोल साम्राज्य में किया गया है। यही प्रांतक प्रथम ने अपने जाकर के क्या किया, शिलालेख में यानी अभिलेख में इसका वर्णन किया है। और वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा सुलझाए जाते थे, वो कैसे सुलझाए जाते थे? लोग आपस में बैठकर, कहाँ बैठते थे? जैसे कि मैं बोलूँ, वृक्ष के नीचे बैठते थे, मंदिर में बैठते थे, प्रांगण में बैठते थे। तो इस प्रकार से बैठ करके जो स्थानीय स्तर का मुद्दा होता था, उसको ये लोग मिल बैठ करके क्या करते थे, सुलझा देते थे। इससे क्या होता था? पैसा भी कम लगता था, न्याय तुरंत मिल जाती थी और सही न्याय मिलता था। इसलिए स्थानीय स्वशासन अपने यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। यह स्थानीय स्वशासन का जो शुरुआत है वह कहाँ पर हुआ है? वह चोल वंश ने इसका शुरुआत कर दिया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, दूसरे में देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में भी इसका वर्णन है। इसका वर्णन किस में है भाई? विजयनगर। ये विजयनगर
साम्राज्य में भी इसका वर्णन किया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन व्यवस्था है भाई? आयंगर व्यवस्था। यही है आयंगर। ये क्या है? ये है आयंगर व्यवस्था। तो ये जो आयंगर व्यवस्था है यह भी दर्शाता है, स्थानीय स्वशासन को दर्शाता है। लेकिन अब ये तो बहुत प्राचीन काल की बात है। ये क्या है? ये बहुत प्राचीन काल की बात है। तो इस प्राचीन काल की बात को हम लोग अब थोड़ा सा हटा देते हैं और थोड़ा लेटेस्ट में आ जाते हैं। जब हम लेटेस्ट में यहाँ पर आते हैं तो भारतवर्ष में जो वर्तमान में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, भारत में जो वर्तमान में जो स्थानीय स्वशासन है, भारत में प्रचलित ये भारत में प्रचलित स्थानीय स्वशासन, ये जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था चल रही है, तो ये किसका देन है? तो ये देन है लॉर्ड रिपन का। ये किसका देन है? यही लॉर्ड रिपन। ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ये थे गवर्नर जनरल। ये क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इन्होंने 1882 में इसकी व्यवस्था किया। ये कितना में किया? 1882 ईस्वी में यही किसका व्यवस्था कर दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का व्यवस्था कर दिया। ये क्या कर दिया? लोकल सेल्फ, ये किसकी व्यवस्था कर दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का व्यवस्था कर दिया। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का जो जनक कहा गया, भारतवर्ष के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक, ये किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। ये भारतवर्ष का, यही जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक, ये व्यवस्था के, ये क्या है? ये जनक, ये कौन थे? ये लॉर्ड रिपन थे। ये कौन थे भाई? ये लॉर्ड रिपन थे। आप इस बात को एकदम रिमेंबर रखिएगा कि यदि भारत के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक पूछा जाए तो वो किसको हम लोग मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। चूँकि आधुनिक भारत के इतिहास की बात हो रही है, ये प्राचीन भारत के इतिहास की बात नहीं हो रही है। लेकिन यदि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग इस बात को देखें कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का वर्णन कहाँ है, इसका जो मेंशन किया गया है वो कहाँ पर है, तो वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले चोल वंश में। इसके बाद हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो इस प्रकार से तो विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था और चोल साम्राज्य में क्या है? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ये किया गया। और आधुनिक भारत में क्या कर दिया गया? तो ये हो गया लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था शुरुआत की गई। इसीलिए इनको क्या कहा गया? भारत के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक कहा गया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि जब देश अपना क्या हो गया, ये इसका देश जब अपना ये स्वतंत्र हो गया, तो इसके बाद स्थानीय स्वशासन पर काफ़ी फोकस डाला गया। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर क्या कर दिया गया भाई? इसके लिए यहाँ पर कमेटी गठित की गई स्थानीय स्वशासन के लिए। ये स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए यहाँ पर क्या किया गया? कमेटी, ये कमेटी यानी समिति, ये क्या गठित किया गया? समिति, ये क्या किया गया? गठित किया गया। तो ये जो गठित किया गया तो वो कहाँ से गठित किया गया भाई? तो ये किससे गठित किया गया? कौन कौन समिति आया? तो ये समिति आया नंबर 1, ये आया बलवंत राय मेहता समिति। ये क्या आया? बलवंत राय ये मेहता समिति का ये क्या किया गया? ये गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। तो जो बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया, ये कितना में किया गया? 1957 में इसका गठन कर दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति एक हो गया। दूसरा कौन गठन किया गया? अशोक मेहता समिति। ये कौन गठित किया गया? अशोक मेहता। ये अशोक मेहता समिति ये कितना में गठित कर दिया गया? 1977 में गठित कर दिया गया। और तीसरा कौन गठित कर दिया गया? एम एल सिंघवी।
NL सिंघवी कमेटी यानी समिति, ये कितना में गठित कर दिया गया? ये गठित कर दिया गया 1986 में, और बहुत सारे गठित किए गए, लेकिन ये सब क्या है? दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आई ऑफ एग्जामिनेशन, इसीलिए हम इसका वर्णन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग, आई विल एक्सप्रेस, आई विल मेंशन बिफोर यू। तो ये हम लोग देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और ML सिंघवी समिति में क्या कहा, इसने अपना सिफारिश क्या दिया, किसके संबंध में? स्थानीय स्वशासन के संबंध में, लोकल गवर्नेंस के संबंध में इसने क्या अपना रिपोर्ट में क्या लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन बलवंत राय मेहता समिति। तो हम लोग सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति को देखते हैं। ये तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बलवंत राय ये मेहता, ये बलवंत राय मेहता, ये क्या है? ये बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया, ये गठन किया गया ये 1957 में किया गया। और इसने क्या दिया रिपोर्ट में? क्या दिया भाई? इसको रिपोर्ट में इसने क्या दिया? किसके संबंध में? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होगी उसके संबंध में इसने रिपोर्ट क्या दिया? इसने रिपोर्ट दिया कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था होगी वह त्रिस्तरीय होना चाहिए। तब पहला इसका रिपोर्ट में क्या दिया गया कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय। ये कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय होनी, ये क्या चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? ये त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तो जो त्रिस्तरीय होनी चाहिए तो ट्रिपार्टिएट, 3 स्तर का होना चाहिए। जिसमें क्या लिखा भाई? तो कहा प्रथम स्तर पर क्या होगा, प्रथम स्तर पर क्या होगा, द्वितीय स्तर पर क्या होगा और तृतीय स्तर पर क्या होगा, और क्या होगा ये तृतीय स्तर पर क्या होगा। तो प्रथम स्तर पर, द्वितीय स्तर पर और तृतीय स्तर पर। तब प्रथम स्तर पर क्या होगा भाई? यहाँ पर होगा ग्राम पंचायत होगा। ये क्या होगा? ये ग्राम सभा होगा। ये ग्राम सभा, ये प्रथम स्तर पर ये क्या हो जाएगा? ये ग्राम सभा होगा। तो ग्राम सभा में कौन बनाया जाएगा? तो ये ग्राम समिति बनाई जाएगी। ये क्या बनाया जाएगा? ये ग्राम समिति, ये ग्राम समिति। दूसरा क्या होगा? प्रखंड स्तर पर होगा, प्रखंड स्तर पर होगा। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पंचायत समिति, यहाँ पर पंचायत समिति। और तृतीय स्तर पर क्या हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा, ये जिला हो जाएगा। तो जिला में क्या बना दिया जाएगा? जिला परिषद। ये जिला परिषद। तो जो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होगा, पंचायती राज व्यवस्था होगी, उसमें क्या होगा? ग्राम स्तर पर होगा ग्राम समिति, प्रखंड स्तर पर होगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद। तो ये त्रिपार्टिएट होगा। ये क्या होगा? त्रिस्तरीय होगा। ये त्रिस्तरीय होगा। ये 3 परतों वाली, 3 सतहों वाली होगी। तो सबसे नीचे कौन होगा? तो जो सबसे निचला पायदान पर होगा वो ग्राम हो जाएगा। दूसरे पायदान पर कौन होगा? प्रखंड हो जाएगा। और तीसरे पायदान पर कौन हो जाएगा? जिला हो जाएगा। तो जिला परिषद क्या होगा? शीर्ष पर होगा, टॉप पर हो जाएगा। मिडिल में क्या हो जाएगा? पंचायत समिति हो जाएगा, जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, प्रखंड कहते हैं। और सबसे निम्न पर कौन हो जाएगा? ग्राम समिति हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने अपना यह सिफारिश किया। और सिफारिश करने के बाद क्या हुआ? सरकार ने इनके दिए गए रिपोर्ट को क्या कर लिया? 1958 में मान लिया। इसके दिए गए रिपोर्ट को, इनके दिए गए रिपोर्ट को, इसके दिए गए रिपोर्ट, यानी इन्होंने जो सिफारिश किया रिपोर्ट को 1958 में इसको क्या कर लिया? ये स्वीकार कर लिया। और सरकार ने निर्णय लिया कि इसी आधार पर भारतवर्ष के पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। पंचायती राज सिस्टम विल इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता समिति। यही बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश किया है उसी के आधार पर इसको क्या कर लिया जाएगा? ये गठित कर दिया जाएगा। तो ये बात इन्होंने, ऐसी बातें इन्होंने कही। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया भाई? यहाँ पर कौन सी बात आ गई? तब जा कर के फिर समय बदल गया। टाइम कितना आ गया? 1977। और इसमें क्या आ गया? अशोक मेहता आ।
तो इसमें जब यहाँ पर कर दिया गया तो इसी जगह क्या कर दिया, टाइम कितना आया 1959, ये कितना आ गया 1959। और वहाँ भारतवर्ष के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही है पंडित जवाहरलाल, ये क्या है, ये नेहरू। इसने क्या कर दिया 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू कर दिया, लागू कर दिया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में ये क्या कर दिया, ये लागू कर दिया। यही नागौर जिला में इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू कर दिया गया। इसको एकदम आप रिमेंबर कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये बड़ा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। आप कई बार जा कर के इनको बीपीएससी में पूछा गया, टीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से कह रहा हूँ। या ऐसी बात यदि आप रखते हैं तो ये बड़ा मेन में भी काम करता है, अन्यत्र क्षेत्र में भी काम करता है, चाहे कोई भी हो। तो इस प्रकार से इसको क्या कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। तब जाकर के कमीशन, फिर जाकर के कौन आया भाई, दूसरी कमेटी को। तो दूसरी कमेटी में हम लोग क्या देखते हैं, अशोक मेहता समिति। ये क्या दिया गया, अशोक मेहता, ये है अशोक मेहता, ये अशोक मेहता समिति। तो इसका जो गठन किया गया ये कितना में कर दिया गया, 1977 में कर दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई, उस समय जो सत्ता थी वो उस समय सत्ता थी, सत्ता में कौन थे, जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी, ये जनता पार्टी की ये क्या थे, ये सरकार थी। और ये जनता पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री कौन थे भाई, यही प्रधानमंत्री ये कौन थे, मोरारजी देसाई थे। यही मोरारजी, ये मोरारजी ये क्या थे, ये मोरारजी देसाई थे, ये मोरारजी देसाई थे। और इन्होंने ये कमेटी बनाया, ये जाकर के पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट में क्या दिया भाई, इसने जो रिपोर्ट दिया, इसने जो सिफारिश किया, इसने जो रिपोर्ट दिया, ये रिपोर्ट में क्या दिया भाई, इसने कहा कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। द्विस्तरीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये द्विस्तरीय होनी चाहिए, त्रिस्तरीय नहीं होनी चाहिए। त्रिस्तरीय को उन्होंने कहा कि भाई गलत है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसने जो पंचायत समिति था उसको समाप्त करने का सिफारिश किया। इसने 2 ही रखा, कहा कि भाई ये पंचायत समिति जो मिडिल पार्ट है उसको आप क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं था और सरकार ने इनकी बात को लागू नहीं किया और न ही माना। तब फिर कौन आ गया भाई, एमएल सिंधवी समिति आ गया। एमएल सिंधवी, ये क्या आ गया, ये एमएल सिंधवी समिति। और ये कितना में आ गया, 1986 में इसको लाया गया। और जब ये 1986 में लाया गया इसमें प्रयास यही किया गया कि क्या सिफारिश देते हैं। तो 1986 में जो प्रधानमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री, ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, यही क्या नाम है, राजीव गांधी जी थे। यही राजीव गांधी, ये स्वर्गीय राजीव गांधी सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही थे। ये भी बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग थे। इसने कहा कि भाई ग्राम की स्थिति तो सुधर नहीं रही है, तो ग्राम की स्थिति के लिए क्या किया जाए, व्हाट विल वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ विलेज, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। इतने अधिक ग्राम हैं, ग्राम की स्थिति नहीं सुधरेगी तो भारत की स्थिति नहीं सुधरेगी। भारत गाँवों में बसती है, यानी ग्राम सुधर गया तो भारत सुधर गया। इसीलिए मुझे कुछ करना चाहिए, दैट्स वाई वी शुड डू समथिंग। किसके लिए करना चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ विलेज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इसने बुलाया, इसने सिफारिश में क्या क्या है भाई, एमएल सिंधवी ने क्या सिफारिश किया भाई,
इसने कहा कि जो ये है ग्राम पंचायती व्यवस्था है, तो ऐसे निकायों को क्या देना चाहिए। ये जो निकाय है, ये जो स्थानीय निकाय है, ये जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय, इनको क्या देना चाहिए, इनको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ये संवैधानिक, इसको क्या देना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। जब तक आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तो इस पर कोई विशेष रूप से कार्य नहीं हो सकेगा, कोई इस पर विवश नहीं होंगे कार्य करने के लिए। इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बद से बदतर बनती चली जाएगी और जो आप सोचते हैं वह नहीं हो पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह भी रिपोर्ट क्या हुआ, इस रिपोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। तब तक बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता आई, तब जाकर के समय क्या आ गया, 73वां संविधान संशोधन आ गया। यही आ गया 73वां, ये आ गया 73वां संविधान, ये 73वां संविधान संशोधन, यही 73वां संविधान संशोधन। ये कितना में आ गया, 1992 में आ गया, ये 1992 में आ गया। और यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे भाई, ये प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत अनुभवी आदमी थे, पीवी नरसिम्हा राव, यही थे पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा, ये राव बहुत अनुभवी आदमी थे, बहुत बार, कई बार जाकर के ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अपनी वृद्धावस्था में ये एक बार क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और ये गठबंधन की सरकार का ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लेकिन इतने अनुभवी थे कि अपने अनुभव के आधार पर गठबंधन सरकार को क्या कर दिया, सफल कर दिया। इनका ध्यान किधर गया भाई, इनका ध्यान ग्राम पंचायत राज की तरफ गया, पंचायती राज व्यवस्था की ओर गया। बस इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कुछ किया जाए, प्लीज़ डू समथिंग। किसके लिए, ग्राम के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। तब इसने क्या किया, पूरे कंसेंट लिया, राज्यों से कंसेंट लिया, और कंसेंट लेकर के 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या करवा दिया, पास करवा दिया। और जब पास करवाया तो इसके तहत क्या हो गया, इसके तहत नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था को, ये पंचायती राज व्यवस्था को, ये पंचायती राज व्यवस्था को ये क्या कर दिया गया, संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ये संवैधानिक निकाय ये क्या कर दिया, ये घोषित कर दिया, संवैधानिक निकाय इसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको क्या कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, ये संवैधानिक निकाय हो गया। तो स्वाभाविक बात है, जब संवैधानिक निकाय हो जाएगा तो भाई इस पर काम करना केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या जिसके अधीन है वो सरकार को काम करना अनिवार्य हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या हो गया, इसको किस विषय में रखा गया है भाई, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको राज्य सूची में रखा गया है। एकदम याद रखते जाइएगा, बड़ी बात पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज को किसके अंतर्गत रख दिया गया, ये राज्य सूची के अंतर्गत रख दिया गया। देखिएगा, एकदम याद रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत ये क्या है, ये शामिल है। और इसमें कितने विषय हैं भाई, यह भी पूछा गया है, ये कितने विषय हैं, तो ये विषय है, ये 29, ये क्या है, ये 29 विषय है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और क्या कर दिया गया, और इसमें क्या कर दिया गया, कहा कि भाई अब जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन था, किसमें वर्णन था, ये किसमें वर्णन था, राज्य के नीतिशक तत्व में। तो राज्य के नीति तत्व में जो हम आपको पढ़ाए थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसमें जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम बोले थे कि अनुच्छेद 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत ये क्या दिया गया है, ये सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 के तहत
राज्य को यह अधिकार दिया गया है, राज्य को यह अधिकार है, यह अधिकार है कि वे पंचायती राज व्यवस्था का वो क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। तो भाई ये 40 में दिया गया। तो अभी तक तो 40 में जो बात लिखा गया था, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान था, उसको सही रूप नहीं दिया जा सका था, केवल मेंशन था, ओनली सच टाइप ऑफ प्रोविजन विद इन आर्टिकल 40। ये 40 में इस प्रकार का प्रोविजन था, उसको साकार रूप नहीं दे सका था। पीवी नरसिम्हा राव ने इसको क्या दिया, साकार रूप दिया। और इसी आर्टिकल 40 के तहत इसने क्या कर दिया, ये यहाँ पर जोड़ दिया। कितना आर्टिकल में डाल दिया इसको, ये डाल दिया 243 से 243 ओ तक में इसको डाल दिया। ये यहीं पर ये पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था को इसमें क्या कर दिया, को डाल दिया। ये डाल दिया कौन टाइटल के अंतर्गत, पंचायत टाइटल के अंतर्गत किस में डाल दिया गया, नवी सूची के में। ये नवी सूची में इसको डाल दिया गया। और जब ये डाल दिया गया पंचायती राज व्यवस्था, तो ये भाई इस प्रकार से पंचायत टाइटल के अंतर्गत इसको डाल दिया। कितना सा आर्टिकल के अंतर्गत, 243 से 243 ओ के अंतर्गत डाल दिया गया। और इसमें ये व्यवस्था कर दिया गया कि जो क्षेत्र है इसमें 2 गो व्यवस्था कर दिया, आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया। ये क्या कर दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था कर दिया। किसके लिए कर दिया गया, एसटी के लिए कर दिया गया। और किसके लिए कर दिया गया, हरिजन के लिए, यानी हरिजन शेड्यूल कास्ट के लिए कर दिया, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जनजाति के लिए कर दिया, जनजाति के लिए। और किसके लिए कर दिया गया, उसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया। ये किसके लिए कर दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति के लिए कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल, ये क्या कर दिया गया, ये ट्राइब्स, ये शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स में कौन आ गया, जनजाति लोग, जैसे संथाल है, मुंडा है, कोल है, भील है, ये सब आ गया। इसमें कौन आ गया भाई, संथाल आ गया, मुंडा आ गया, भील आ गया, कोल आ गया। तो ये सब के लिए इसमें डाल दिया गया। किस में, एसटी में। हरिजन में कौन आ गया, तो भाई एससी में कौन आ गया, हरिजन आ गया। और सारे बहुत सारे हैं, जैसे धोबी वगैरह आ गया, पासवान वगैरह आ गया। तो ये सब इसके अंतर्गत इसको डाल दिया गया। तो आरक्षण दोनों को दे दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में। किसको आरक्षण दे दिया, एसटी को दे दिया, और किसको दे दिया, एससी को दे दिया। किस आधार पर दे दिया भाई, तो जनसंख्या के आधार पर दे दिया गया। तो किस आधार पर दे दिया गया, जनसंख्या के आधार पर। तो इन्हें जो आरक्षण मिला, वो किस आधार पर मिला, ये जनसंख्या के आधार पर मिला। जनसंख्या के ये आधार पर इसको मिला। ये जनसंख्या के आधार पर इनको क्या दिया गया, ये आरक्षण दिया गया। तो जितना जनसंख्या होगा उतना जाकर के उतना प्रतिशत इसको क्या मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। मान लेते हैं कि 20% जनसंख्या है, तो भाई इसको 20% जनसंख्या का 20% आरक्षण मिल जाएगा इसको। और दूसरी बात, जितना आरक्षण दिया गया है, मान लीजिए कि 20% दिया गया या जनसंख्या के आधार पर जो है, तो जितना आरक्षण दिया गया है उस कुल आरक्षण का उस वर्ग की महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो दिए गए आरक्षण का 1/3 आरक्षण किसको दिया जाएगा, यहाँ पर सेकंड बात, दिए गए आरक्षण का, ये दिए गए आरक्षण का 1/3 आरक्षण उस वर्ग के महिलाओं को ये क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये दिया जाएगा। देखिएगा, ये आजकल जो महिलाएं हैं, उस वर्ग की महिलाएं हैं, उसको बना दिया जाता है। कोई मुखिया बन जाती है, कोई सरपंच बन जाती है। का है कुल जनसंख्या का जितना उसको आरक्षण दिया गया है, उसका 1/3 आरक्षण वहाँ के उस वर्ग की महिला को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या कर दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। तो इससे बड़ा
ज़बरदस्त बात आया। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने दरिया दिली दिखाई। बिहार में ये क्या कर दिया गया, महिलाओं के लिए 50% ये सीट क्या कर दिया गया, ये आरक्षित कर दिया गया। तो भाई चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है भाई। क्या होगा, इससे महिलाओं में जागृति आ गई, राजनीतिक चेतना जगेगा, महिलाएं अब पर्दे के पीछे नहीं रहेंगी, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेंगी। ये बढ़िया कदम है, अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, ये प्रशंसनीय कदम है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जो इसका जो उम्र, जो चुनाव में जो कौन प्रत्याशी होंगे भाई, इसके जो प्रत्याशी होंगे, तो प्रत्याशी के लिए उम्र कितना चाहिए, प्रत्याशी के लिए ये उम्र कितना चाहिए भाई, तो ये उम्र याद रखिएगा, ये 21 वर्ष। एकदम इस जगह एकदम याद रखिएगा कि यदि कोई पंचायती चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसका उम्र कितना चाहिए, 21 वर्ष। जबकि आप पढ़े हैं लोकसभा और विधानसभा के लिए आप पढ़े हैं 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है, ये 21 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये 21 वर्ष है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो 21 वर्ष दिया गया है, चुनाव हो गया, ये चुनाव हो गया और इसी बीच यदि ये भंग हो जाता है, तो इसमें 2 शर्त है। यदि इसमें 2 शर्त है, यदि चुनाव माने यदि कार्यकाल का शेष मात्र 6 महीना बचा है, यदि कार्यकाल मात्र 6 महीना बचा है, 6 महीना ये क्या है बचा है, 5 वर्ष में ये क्या है कि 4.5 वर्ष से ऊपर तक हो चुका है और कुछ ही दिन बचा है, ये 6 महीना मात्र बचा है, तब फिर चुनाव नहीं होगा। तब ये क्या होगा, ये चुनाव नहीं होगा। लेकिन सेकंड बात, यदि 6 महीना से अधिक कार्यकाल बचा है, 6 महीना से अधिक कार्यकाल बचा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। ये चुनाव हो जाएगा। कितने दिनों के अंतर्गत हो जाएगा, 6 महीने के अंतर्गत इसका चुनाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी यहाँ पर शर्त रखा गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें ये सारी बातें दी गई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका विशेषता क्या है, कहाँ नहीं है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है, कहाँ पर नहीं है, तो कहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है। ये दिल्ली में ये क्या है, ये नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ पर नहीं है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तीसरा आपका कहाँ पर जाता है भाई, नागालैंड में नहीं है। ये नागालैंड में, ये मेघालय, तो ये सब जगह पर ये क्या दिया गया है, ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया इसलिए कि यहाँ पर जनजातीय परिषद है, जनजातीय व्यवस्था पहले से है, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका जो देखते हैं ये विशेषता क्या है भाई, इसका महत्व क्या है, इसका प्रावधान क्यों लाया गया। तो प्रावधान लाने का जो मूल वो उद्देश्य था, प्रावधान लाने का ये मूल उद्देश्य था, तो क्या मूल उद्देश्य था कि नंबर 1, केंद्र और राज्य के कार्यभार को कम किया जाए। केंद्र और राज्य के कार्यभार को कम करने हेतु। दूसरी बात क्या है भाई, ग्राम जगत के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने हेतु, ग्राम जगत के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने हेतु। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी हेतु ग्रामीण लोगों का सत्ता में
अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक भागीदारी हेतु भागीदारी हेतु। और चौथा में हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्थानीय मुद्दे को, स्थानीय समस्या को आसानी से सुलझाने हेतु। तो इस प्रकार से इनका यह सब क्या है, उद्देश्य है स्थानीय मुद्दा को सुलझाने हेतु। अब इसका चुनाव कौन कराएगा भाई? ये जो चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा? ये चुनाव कौन कराएंगे भाई? ये चुनाव कौन संपन्न करेंगे? ये कौन चुनाव इसको कराएंगे? तो आप ये मत मानिएगा कि भाई जैसे कि हम लोगों ने कहा था निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा पंचायती राज व्यवस्था का, या नगर निगम का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा, ऐसा नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि पंचायत का नगर निगम का ये चुनाव किसके द्वारा नहीं होता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। नहीं कराया, ये क्या है? ये नहीं कराया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, ये बात नहीं होगा। तो इसका चुनाव कौन कराएंगे भाई? कि इनका जो पंचायत का या नगर निगम का, इस प्रकार की जो स्थानीय निकाय है, तो इसका चुनाव कौन कराते हैं? प्रादेशिक निर्वाचन आयोग। प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका क्या कराया जाता है? निर्वाचन कराया जाता है। ये प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के द्वारा ये इसका निर्वाचन कराया जाता है। और जो प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं, तो भाई उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया। और यही बात को बार बार घुमा करके हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कम से कम आप इतनी बात को ज़रूर रिमेंबर करें। और जैसे जैसे ये बात आपको रिमेंबर होते जाएगा, फिर आप जब चाहेंगे अपने को इनलार्ज करने के लिए, अधिक जानने के लिए, तो आप आसानी से जान सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले क्या कहा जाता है? एक को साधो। और जब एक साध लिया जाता है तो फिर क्या होता है? सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसको हृदय से पढ़िए। यह क्या है? आपके हितकारी के लिए है। और इसको पढ़ते जाइए और मेमोराइज करिए। यदि आप मेमोराइज नहीं करते हैं तब फिर दिक्कत हो जाएगा। और मैं एक ही बात कहता हूँ, ये 5 मिनट आपको देखने में या 10 मिनट या आधा घंटा देखने में लगेगा। आधा घंटा पहले इसको आप देख लीजिए, इसके बाद फिर आप सब कुछ किताब कॉपी बंद कर दीजिए, इसको मनन करिए। और जैसे ही मनन करिएगा यह मेमोराइज हो जाएगा, तो आपका बहुत बड़ी समस्या का क्या हो जाएगा? निदान हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको बराबर कहता हूँ, आपकी मैं हित की कामना करता हूँ। आप अच्छे जगह पर जाएं। और ये 67वीं अब आने ही वाली है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और विशेष जोरों के साथ तैयारी करिए। कभी भी ये नहीं करिए। और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है। यदि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा तो ये रात्रि हम पढ़ाते हैं, 8 से 9:30 बजे रात पढ़ाते हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो मेन से ही शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीटी फिर करेंगे फिर मेन करेंगे, ऐसा नहीं। काहे मेन की जैसे ही शुरू आप करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? पीटी का भी 75% बात क्लियर हो जाता है। और ठीक 2 महीना जब बचता है पीटी का, उसमें मेन को छोड़ करके पीटी पर भिड़ जाना चाहिए। इसी प्रकार की तैयारी का क्या है? उद्देश्य है। तो मैं आपको एक अति आवश्यक सूचना दे देता हूँ कि 8 से 9:30 बजे रात्रि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने का मन करता है आप मुझसे कंसल्ट करें और उसमें ज्वाइन करें। 67वीं तक आते आते हम उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।